एमएन न्यूज देख रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। क्योंकि आज देश भर में हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन को लेकर के पूरा माहौल देश भर में बना। और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, इस प्रकार के जितने भी ऑफशूट विंग है उन सभी ऑफशूट विंग के माध्यम से भारत भर में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन देखने को मिला है। ये तमाम ऐसे कई मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के हमारा ये जो जेल भरो आंदोलन जो है हमको देखने को मिला है। उसमें ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा है, साथ ही साथ में देखने को मिला है, साथ ही साथ में महाबोधि महाविहार को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को लेकर के, और वक्फ बोर्ड का जो अभी मामला, अभी ताज़ा ताज़ा मामला है उसको लेकर के, और साथ ही साथ में ईवीएम के मुद्दे को लेकर के ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन माननीय बाबू मेश्राम जी के नेतृत्व में ये आंदोलन देखने को मिला। तो ये आज जो दिन भर का जो प्रोग्राम रहा इसको विविध प्रकार से लोगों ने लाइव किया, और कई जगह पर अलग अलग तरीके से जो हमारी टीम है उन टीम ने इसको कवर करने का काम किया है। तो आज किस प्रकार से माहौल रहा, क्या क्या कहाँ पर देखने को मिला है, तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एमएन टीवी के मुख्य संपादक राजा चौरे जी हैं। साथ ही साथ में उत्तराखंड के जो हमारे उत्तराखंड एमएन न्यूज़ के प्रभारी, साथ ही साथ में हमारे साथ में राजन वाघेला जो कि गुजरात राज्य का जो मीडिया देखते हैं। तो हम सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ में ही जो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, राजा चौरी जी से मैं पूछना चाहूंगा आज किस प्रकार से आपको माहौल देखने को मिला है, राजा जी। सर, जैसे हमने पूरे राज्य में एमएनटीवी के माध्यम से लगभग 31 राज्यों में 565 जिलों में एमएनटीवी के माध्यम से आज का आंदोलन कवर किया। लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर थे। जी। प्रशासन द्वारा लोगों को डिटेन किया गया। आंदोलन को देखकर एकदम भौचक्का रह गई थी प्रशासन। जेल जाने से एक सप्ताह पहले ही लोगों ने सूचना तो दी थी, लेकिन फिर भी प्रशासन उनको अरेस्ट नहीं कर रही थी। इसके बावजूद भी प्रशासन जबरदस्ती जेल में जाने के लिए प्रशासन लोग तो प्रशासन को जबरदस्ती हाँ, जी। जेल में जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं मान रही थी कि हम आपको क्यों जबरदस्ती जेल में डालें। इस टाइप की खबरें पूरे देश भर से आज हमारे पास आई, और हमारे जितने प्रतिनिधि एमएनटीवी के थे सभी लोगों ने उसे उसे कवर किया। और कई तमाम मुद्दों को लेकर 9 या 10 इसमें मुख्य मुद्दे थे, जैसे वक्फ संपत्ति का मुद्दा था, ईवीएम का मुद्दा था, और बोध गया मुक्ति आंदोलन का मुद्दा था, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा था। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज ये लोग सड़कों पर आए थे, और बड़े पैमाने पर इनका आंदोलन सफल हुआ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। आज मैंने भी स्पेशली मैं पूना में था तो मैंने यहाँ पर भी बहुत सारी न्यूज़ जो है देखी है, कवर की है। तो देखा है मैंने कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर रहा है। तो मैं जो हमारे साथी है टीम मेंबर गुजरात के, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार का माहौल रहा, राजन। जय बोलेगा सर। गुजरात में सर 8 महीने की बच्ची से लेके 80 साल के लोगों ने आज जेल भरो आंदोलन में भागीदारी दी। खास जैसे बताना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर हम लोगों ने सारी जगहों पे पुलिस प्रशासन को और कलेक्टर ऑफिस को जाके हम लोगों ने पहले से इंफॉर्मेशन दिया था कि हम लोग 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। तो आप अपनी तरफ से देख लेना, जो भी मामला होगा उसमें आप जो आपकी जिम्मेदारी होगी, हम लोग उस दिन आके सिर्फ जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। तो कई जगहों पे हम सिर्फ उधर पहुंचे ही थे कि उन्होंने हमें अरेस्ट करना शुरू कर दिया, कि लोगों तक मैसेज ना जा सके कि गुजरात में इतने सारे जगहों से ये आंदोलन हो रहा है। और दूसरी बात की यहाँ पे, यहाँ की जो आरएसएस की सरकार है वो डरी हुई है सर यहाँ पे गुजरात में। क्योंकि हम लोगों ने जो ओबीसी का मुद्दा उठाया है वो मुद्दे को लेकर वो लोग बहुत ही अभी क्या करे क्या ना करे वो पता नहीं चलता सर उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं। जहाँ तक बहुत सारी खबरें मैंने आज की ऑल इंडिया की जो न्यूज़ थी वो सारी न्यूज़ भी मैंने देखी कई जगहों पर।
जैसे कि आपने भी बताया कि एक 6 महीने की बच्ची, उसके जो माता जी हैं उसको साथ में लेकर के, गोद में लेकर के भी प्रोटेस्ट में थी। काफी लोगों में उत्साह था, क्योंकि देश भर में जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और देश भर में जो आरएसएस बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है उसके माध्यम से जिस प्रकार से जो कानून बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, तो इसको लेकर के अब लोगों में आक्रोश है और वो देखने को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। ये बात जो है आज इस प्रोटेस्ट में देखने को मिली है। देश भर में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे और आंदोलन जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो अनुशासन के दायरे में रह करके वो सारा ये रहा। जो प्रोटेस्ट वगैरह था वो पूरा एकदम अनुशासन में हम लोगों ने देखने को हमको मिला है। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग वहां पर जो है आंदोलन में थे। हमारे साथ में जो हमारे उत्तराखंड के जो मीडिया प्रभारी हैं, हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र जी, कैसा क्या आपको माहौल देखने को मिला है आज? जी सर, मैं आपको बता दूं कि पूरे जो उत्तराखंड में और जिला हरिद्वार और तहसील जो रुड़की में, वहाँ पर बड़े ही शांति से जो है रैली निकाली गई और नारेबाजी वहाँ पर हुई है। और मैं आपको सर बता दूं कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो है रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन उनको गिरफ्तारी नहीं करी गई, उन्होंने सख्त मना कर दिया। और सर, मैं आपको बता दूं कि वहां पर महिला ज्यादा थी और पुरुष भी वहां पर ज्यादा थे। और वह अपने जो मुद्दे पर, जो जैसे कि वहां पर जो नारेबाजी हुई है, ओबीसी की जनगणना को लेकर नारेबाजी हुई सर। और यूसीसी को जो है लेकर उसके बारे में नारेबाजी हुई। और यहाँ तक कि एसडीएम को भी ये सारे मुद्दों को जो है अवगत कराया गया। तो सर ये बहुत सर अच्छा रैली वहां पर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो और सहारनपुर में भी मैं सर आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। और वहाँ भी जो है शांतिपूर्वक रैली निकाली गई है। और संविधान के दायरे में होकर जो है रैली वहाँ पर निकाली गई, नारेबाजी हुई है। और जो मुद्दे पर जो मुद्दे जो दिए गए हैं उनको लोगों को लोग बड़े ही दान से पूर्वक देख रहे थे। तो सर ये यहाँ की उत्तराखंड की जो अपडेट है सर, यहाँ पर आपको जो है ये वहाँ पर ठीक रही है। जी जी, बिल्कुल। हम लोगों ने देखा है कि प्रशासन के लोग भी जो है अब इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनके ना थाने में जगह दिखाई दे रही है ना जेलों में जगह दिखाई दे रही है। लोगों ने बड़े पैमाने पर भारी संख्या में जो है लोग पूरे देश भर में हर प्रदेश में लोग जो है बड़े पैमाने पर भागीदारी दिखाई। हम हर राज्यों में हम लोगों ने देखा है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और तमाम मतलब जितने भी राज्य है, उत्तर प्रदेश में, सभी राज्यों में जो है बड़े पैमाने पर ये जो प्रदर्शन है बहुत बड़ा रहा। हमारे इस डिबेट में जो है हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय चांद मोहम्मद जी का, जो हमारे इस डिबेट में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राष्ट्रीय प्रभारी है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर मैं। बहुत बहुत ये जो हम लोग देख रहे हैं देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन काफी संख्या में हम लोगों को सफल होते हुए दिखाई दिया है। मैं माननीय चांद मोहम्मद जी से चाहूंगा कि जो पूरे देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से जो आज जो प्रोटेस्ट में जो समर्थन रहा था और कैसा क्या माहौल रहा है और क्या मुद्दे थे जिनको लेकर के आपका समर्थन रहा और कैसा आपको आज का माहौल देखने को मिला, तो मैं चाहता हूं कि आप कृपया हमें जानकारी दें। अ, धन्यवाद साथी। पूरे देश भर में खासतौर से भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने चरणबद्ध जो है खास तौर से इस देश के कुछ अहम मुद्दों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया। और उस चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन यानी देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। और वो जो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मेश्राम साहब ने यह कहते हुए ऐलान किया कि आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। और दुनिया के तमाम जो टेक्नोलॉजी के मामले में
विकसित देश हैं वो आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। और दुनिया के आज तकनीकी मामले में और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जिनके अंडर कंट्रोल में जो टेस्ला कंपनी काम करती है, एलन मस्क की, आज वो भी मानते हैं कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकते। और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र की बात करें तो अमेरिका के अभी हालिया दिनों में चुने गए डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी भारत में और दुनिया में इस्तेमाल की जा रही ईवीएम मशीनों को लेकर उन्होंने डाउट जताया है कि इसको बैन करना चाहिए, ये डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से बैन हो, ऐसा 2013 में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में माना कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। और जिस पर खुद वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत किया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में तत्काल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 24 सितंबर 2017 को खासतौर से ये आदेशित किया कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए। तो ये मुद्दे को लेकर कहा जाए, भारत में पिछले एक दशक से ज्यादा लंबे अरसे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ आज के तारीख में देश और दुनिया में सबसे बड़ा ईवीएम के अगेंस्ट में कोई अगर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो है ग्राउंड जीरो पे उतर के काम कर रहा है, तो एकमात्र नेतृत्व है वो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने। तो उस मुद्दे में खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दूसरा मुद्दा जो 9 अप्रैल 2025 के जेल भरो आंदोलन का रहा कि इस देश में सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराई जाए, गिनती कराई जाए और उनके संख्या के आधार पे उन्हें शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। क्योंकि आज अगर देखा जाए इस देश की एक बड़ी आबादी, अक्सरियत की आबादी ओबीसी की है, 52% है। और आज कहा जाए तो हर 1931 की जाति आधारित जनगणना का जो ये आंकड़ा 52% का है, इसको ही अगर आधार माना जाए तो आज भारत में हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन शासन प्रशासन में नौकरियों में हर दूसरा आदमी ओबीसी नहीं है। तो ये मुद्दा भी पूरे देश के बहुजनों के लिए बेहद जरूरी है। और कास्ट सेंसर होने से जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान का, और सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देने का संविधान के आर्टिकल 15(4), 16(4) में कि सभी पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे होगा, भागीदारी देना होगा, उस फंडामेंटल राइट की जो बुनियादी बातें हैं वो अमल में लाई जा सकती है और उसे पूरा किया जाए तो सोशल जस्टिस कायम हो सकता है। और इसके साथ ही बीटी एक्ट जो अभी खासतौर से बोधगया टेम्पल को लेकर लगाया गया है, और उसमें जो बुद्धिस्ट होने चाहिए, जिनके अंडर कंट्रोल में जो है महाबोधि टेम्पल का रख रखाव, संरक्षण और उसमें खासतौर से सारी देखरेख का पोजीशन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों ने ट्रांसपेरेंसी करके जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल प्लेस है, और जिस ज्ञान स्थली पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव का मूवमेंट चलाया, उस भूमि पे अगर आज देखा जाए तो ब्राह्मणों का कब्जा है और ब्राह्मण प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बौद्ध धर्म के मान्यताओं के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है। तो इसलिए ये भी बहुत अहम मुद्दा है, ये राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। और इसके अलावा अभी हालिया दिनों में पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया और उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पारित किया तानाशाही रवैये से। तो बीजेपी को बहुमत था और उस बहुमत का तानाशाही तरीके से इस्तेमाल करके लोकसभा राज्यसभा में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का उन्होंने पास कराया, और पास होने के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी हो गई और कल शाम के वक्त नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यानी अब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो कानून है वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो ये जो 4 मुद्दे थे बेहद अहम मुद्दे थे और इस देश के बहुसंख्य
मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया राष्ट्रव्यापी, उसमें बड़े पैमाने पे ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, ट्राइबल लोग और इस देश में मुसलमानों का भी बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेंस रहा। और इन मुद्दों को उठाने की वजह से देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, जो इस प्रोटेस्ट का लीड कर रहे थे जेल भरो आंदोलन का, उनका बड़े पैमाने पे साथ सहयोग समर्थन किया। और अगर बात करें तो हैदराबाद जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पे नकाब पोश मुस्लिम कौम की मां बहनें भी खास तौर से इस जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम का, आंदोलन का हिस्सा रही। और खुद दिल्ली की राजधानी में, दिल्ली के जंतर मंतर पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जैन हाशमी साहब भी आंदोलन किया। उन्होंने जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट किया इन मुद्दों को लेकर। और उत्तर प्रदेश में तो इतना ज्यादा इस आंदोलन का खौफ था सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर, वो देर रात शाम से ही जो भारत मुक्ति मोर्चा के जुड़े कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता थे और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। और कुछ कार्यकर्ताओं को तो डिटेन किया, जो लीडिंग एज के कार्यकर्ता थे उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर ससम्मान रखने का काम किया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के स्टेट स्पोक पर्सन है अफसर अली साहब को डिटेन किया गया। और अभी जब छोड़ा गया तो बड़े पैमाने पे रायबरेली के कार्यकर्ताओं ने उनका माला फूलों से स्वागत किया, वेलकम किया कि आप इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और तानाशाही रवैया अपनाकर बीजेपी सरकार जो इस तरह के काले कानून बना रही है उसके खिलाफ आप जेल तक जाने के लिए तैयार हैं और आपको पुलिस ने डिटेन किया। ये आपके हिम्मत और हौसले और जज्बे को सलाम है। तो देश भर में कहा जाए, भारत के अलग अलग हिस्सों में खासतौर से अगर बात करें तो प्रभावशाली तरीके से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में, छत्तीसगढ़ और झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेंट्स देखने को मिला राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं। तो ये बेहद सफल और कामयाब आंदोलन है। जी जी, मैं सर देखिए फिर अभी आऊंगा आपसे। अभी मुझे और चर्चा करनी है। अभी हमारे इस डिबेट में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय चौधरी विकास पटेल जी भी जुड़ गए हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो हमारे डिबेट में जुड़े हैं। हमारे जो दूसरे टीम के साथी हैं वो भी आपसे सवाल करेंगे इस पर। राजा जी। चांद सर, जैसे कि अभी आपने बताया, हमने अपने चैनल के माध्यम से लगभग 565 जिलों में जहां जहां ये आपका आंदोलन हुआ उसको कवर किए और बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोग भी इस आंदोलन में शामिल रहे। और अभी आपने बताया कि कल ही वक्फ बिल संपत्ति का जो संशोधन अभी आया है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो क्या लगता है अभी इसको वापस लेंगी सरकार या नहीं लेंगी, और नहीं लेती है तो आगे आपका क्या, और आगे आप आंदोलन करेंगे क्या, इसमें आपका आगे रहेगा? वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 है, जिसमें जो चीजें अमेंडमेंट की बीजेपी ने तानाशाही रवैया अपनाकर, वो खास तौर से प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। यानी कोई भी कानून हो जो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती हो या किसी जो है सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर कोई जजमेंट दिया जाता हो, अगर वो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाकर अगर कोई कानून पार्लियामेंट में ही चाहे क्यों न बनाया जाता हो और चाहे उस पर सुप्रीम कोर्ट ही कोई जजमेंट देती हो जो मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो, तो उसका प्रोटेस्ट, उसका विरोध किया जा सकता है क्योंकि वो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल है खास तौर से आर्टिकल 21, 26 और 29 का वायलेंस करता है। और यही वजह है कि जाने माने जो लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल जैसे लोग और तमाम जो है अलग अलग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और तमाम और समाजी तंजीमों के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर चुके हैं और उन याचिकाओं पे 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगर वो याचिकाएं सुनने लायक नहीं होती,
उसमें जो ड्राफ्टिंग की गई वो ड्राफ्टिंग हियरिंग के लायक नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 15 अप्रैल को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो विधेयक 2025 है उस पर सुनवाई करने के लिए नहीं तारीख रखता, बल्कि सभी याचिकाओं को एक झटके में खारिज कर देता। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून बनाया बीजेपी ने तानाशाही रवैया अपनाकर बनाया, और खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, और जो खासतौर से रिलीजियस जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वक्फ ये धार्मिक मसला है, और मुसलमान अपनी संपत्ति वक्फ करता है तो वक्फ करने के पीछे एक मकसद है कि यतीम लोगों की भलाई हो, और जो लावारिस लोग हैं जिनके कोई वारिस नहीं है, ऐसे लोगों की देखरेख और भलाई के लिए वक्फी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मदरसे के लिए, मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इवन सार्वजनिक तौर पे सभी वर्ग और समुदाय और किसी भी धर्म और जाति और समुदाय के लोग हैं उनके लिए वक्फ की प्रॉपर्टी पे स्कूल, कॉलेज और तमाम ऐसे सेंटर ले जा सकते हैं जिससे उनके भलाई के लिए काम किया जा सके, वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरे देश भर में विरोध करता है, और इस वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट विधेयक 2025 है उसे हम रिजेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के नेतृत्वकर्ता वामसिफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मिश्राम साहब, और आज के इस डिबेट में चौधरी विकास पटेल साहब ने भी देश भर में जो पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने भी बड़े पैमाने पे इस पर ऐतराज जाहिर ही नहीं किया, बल्कि जेल भरो आंदोलन किया, और जो राष्ट्रीय स्तर पे कामयाब। जी जी। तो आपसे भी और भी हमारे सवाल होंगे। मैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी जो हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा कि चौधरी साहब, आज हमने जो देखा है कि पूरे प्रदेश भर में जो माहौल देखने को मिला है, और आप स्वयं भी जो है इस राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन में सड़क पर थे, किस प्रकार का आप माहौल देख रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, और कैसा क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो पूरे राज्यों में जो नेटवर्क फैला हुआ है उसके माध्यम से कैसा क्या माहौल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, चौधरी विकास पटेल साहब। लगभग 10-15 साल से हम लोग इन मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं और लोगों के बीच में। उसका नतीजा ये है कि आज लोगों में बड़े पैमाने पर इन मुद्दों को लेकर जागृति पैदा हो गई, और उसकी वजह से ये जो जेल भरो आंदोलन अभी आपने देखा पूरे देश भर में, तो लाखों की संख्या में पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतरे, और लोगों ने इस बात को कहा कि आप हमें जेल में डालो, इसलिए जेल में डालो कि हमारे ये मुद्दे हैं जिनको सरकार लागू नहीं कर रही है, तो हम इसके खिलाफ में जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज के लोग अब अपने हक अधिकार के लिए केवल सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जेल जाने के लिए भी तैयार है। और आज जिस प्रकार का माहौल दिखा, अगर पूरे देश भर में देखा जाए तो पूरे देश भर में प्रशासन ने कई जगह रोकने की कोशिश किया, कई जगह कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता डरे नहीं, कार्यकर्ता झुके नहीं, और कार्यकर्ताओं ने डट कर इस आंदोलन को सफल करने का काम किया। तो मैं अपनी तरफ से देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और शुभचिंतकों को, और जो भी इस आंदोलन में शामिल हुए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से जिन साथियों ने इस आंदोलन को सहयोग किया, मदद किया और इस आंदोलन को कामयाब करने में सहायता किया, उन सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनकी वजह से ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहा। अब रही बात कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी क्या सरकार हमारे मुद्दों को मानेगी, या फिर हमें इसके लिए और भी आगे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो लात के भूत होते हैं वो बात से नहीं मानते, तो लात के भूतों को बात से मनवाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि हम लोग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और कम से कम लात मारा ना जाए, लेकिन लात मारने लायक ताकत निर्माण करना होगा। और जब लात मारने लायक ताकत निर्माण हो जाएगी
तो उनको पता चल जाएगा कि अब हमको हटना पड़ेगा, और अगर हम नहीं हटते हैं तो ये लात मारकर हमको हटाने का काम करेंगे। तो देश में वो ताकत हम लोग निर्माण करने का काम लगातार कर रहे हैं, वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन इन तमाम मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे इनजस्टिस के मुद्दे हैं, अन्याय लोगों के साथ में हो रहा है। चाहे वो ओबीसी की गिनती का मामला हो, या फिर ईवीएम की वजह से जिस प्रकार से लोगों के वोटों पर चोरी हो रही है, जी और पूरे देश में इसको लेकर के संदेह है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और पूरी दुनिया में अभी तो ट्रम्प और एलन मस्क जो कि टेक्नोलॉजी में दुनिया में आज के समय में टॉप का व्यक्ति माना जाता है जानकारी में। जब नासा के लोग अंतरिक्ष में फंसे थे, भारत की भी सुनीता विलियम्स फंसी थी, तो नासा के लोग फेल हो गए और एलन मस्क की मदद लिया और फिर अंतरिक्ष से उन लोगों को धरती पर उतारने का काम किया। तो एलन मस्क जैसे जो टेक्नोलॉजी में बहुत जानकार लोग हैं, उन लोगों का भी मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ी मुश्किल से हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार हासिल किया, और आज ईवीएम की वजह से अगर वो वोट का अधिकार छीना जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। तो इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अगर आप गांव गांव में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, तो मैं तो लगातार आंदोलन की तैयारी में घूम रहा था, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश ईवीएम के मुद्दे को लेकर है। इसी प्रकार से जो जाति जनगणना का मुद्दा है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी और आधी से अधिक आबादी ओबीसी है, लेकिन 75 साल संविधान लागू होने को हो गए और लगभग 77 साल देश की आजादी के हो गए। ऐसा नहीं है कि देश के पिछड़े वर्ग के लोग देश की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, बहुत बढ़ चढ़ करके शामिल थे। और अगर हम लोग शामिल नहीं होते तो आज जो लोग देश की शासन व्यवस्था और सत्ता चला रहे हैं, जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उनके बाप दादा लड़के आजादी नहीं दिला पाते, क्योंकि वो लोग तो अंग्रेजों के साथ थे। तो देश में ओबीसी के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आजादी के 77 साल बाद जानवरों की गिनती हो रही, ओबीसी की नहीं हो रही। तो लोगों में गुस्सा है। जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने किया पार्लियामेंट में, उसको लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और अभी जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है बोधगया के बारे में, पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से संगठन के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो लोगों को जानकारी हो रही है। और जैसे जैसे इसकी जानकारी हो रही है, इसको लेकर भी लोगों में बड़े पैमाने पर आक्रोश है। वक्फ बिल जो आया है, तो वक्फ बिल को लेकर के वही बात हो गई जैसे बुद्धिस्टों के बोधगया में ब्राह्मणों ने घुसपैठ कर लिया, वैसे नया जो वक्फ कानून आया है, तो नए वक्फ कानून के माध्यम से वो वक्फ के मैनेजमेंट में ब्राह्मणों का कब्जा करवाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के ये बहुत बड़ा आक्रोश है। ये बुद्धिस्टों के साथ पहले हुआ, मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सिखों के साथ होगा, ये ईसाइयों के साथ होगा। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है, हालांकि आरएसएस वाले नहीं मानते कि वह उनका मुखपत्र है, लेकिन लोग कहते हैं, और लोग ये कहते हैं कि उनका मुखपत्र है। उसमें ईसाइयों के खिलाफ बहुत सारी बातें अभी लिखी और बाद में फिर उसको डिलीट करवा दिया गया। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि हमारा नंबर नहीं आएगा, तो ये जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, ये किसी के प्रिय नहीं। अभी पार्लियामेंट में जो लगातार बात हो रही थी कि इससे पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा, तो भाई पिछड़े मुसलमानों को, पिछड़े की महिलाओं की आप इतनी चिंता कर रहे हो, लेकिन ओबीसी के लोग अपनी महिलाओं के लिए जब महिला आरक्षण के कोटे में कोटा मांग रहे थे, तो फिर आप देने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ महिलाओं के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। आप वहां कह रहे हो कि नहीं नहीं, पिछड़े मुसलमान होने चाहिए, ये मुसलमान होने चाहिए, वो मुसलमान होने चाहिए। आप अपने राम मंदिर का ट्रस्ट बनाते हो तो एक भी ओबीसी को शामिल नहीं करते हो। तो आप अपने मंदिरों में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शामिल नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि घुसने नहीं दे रहे हो बहुत सारी जगह पर। तो ये बात समझने की है, जबकि आप वोट भी उनका हिंदू के नाम पर ले रहे हो, फिर भी उनको आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो।
क्या मंदिरों में जो संपत्ति आ रही, जो चढ़ावा चल रहा है, अगर हम लोग 85-90% है SC ST OBC के लोग, तो 85-90% चढ़ावा भी हम लोग चढ़ा रहे हैं। तो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो उससे हमारे कल्याण के लिए मंदिर क्या कर रहे हैं? तो क्या सरकार इसके लिए कोई कानून लाने वाली है या मंदिरों का राष्ट्रीयकरण करने वाली है और वो सारी संपत्ति SC ST OBC जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके विकास में लगाने वाली है? ऐसा तो सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और केवल मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करने के नियत से मुसलमानों को गुमराह करने का और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के नाम पर उनको गुमराह करके और वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का साजिश जो चल रही है, तो इसको लेकर भी लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी है। और लोग समझ रहे हैं कि ये लोग केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं, ये तो केवल मुसलमानों का मुद्दा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, बल्कि ये सबका हक अधिकार छीनना चाहते। किसानों का 3 कृषि कानून लाए थे तो किसानों की जमीन नहीं छीन पाए थे, तो मुसलमानों की जमीन छीनने का कार्यक्रम बना लिया। जमीन तो अडानी को देना है किसी भी स्थिति में। तो ये सबकी संपत्ति, सबकी जमीन, सब चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। ये बात लोगों को समझ में आ रही है और लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर देश में जो वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा और जो इससे जुड़े तमाम संगठन हैं, उन संगठनों के द्वारा देश में जो काम किया जा रहा है, जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, उससे लोगों में साहस बढ़ रहा है, लोगों में हिम्मत बढ़ रही है और लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और खास तौर से महिलाएं, अगर खास बात देखा जाए इस आंदोलन में, तो आपने भी देखा होगा देश के तमाम हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस आंदोलन में युवा आ रहे हैं, इस आंदोलन में महिलाएं आ रही हैं और इस आंदोलन में 70-80 की एज के बुजुर्ग भी आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। आज जब जेल भरो आंदोलन चल रहा था तो उसमें कई बच्चे थे जो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। पुलिस वालों ने कहा कि नाबालिग लोगों की गिरफ्तारी नहीं लेंगे और कई सीनियर सिटीजन थे जिनके बारे में पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, आप लोगों की गिरफ्तारी नहीं लेंगे। तो ये जो मामला है, इससे ये दिखाई दे रहा है लोगों में कितना आक्रोश है। कोई एक वर्ग नहीं, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, छात्र हो, सभी के अंदर नाराजगी है, क्योंकि इस देश में कुछ हो नहीं रहा है किसी के लिए, केवल सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं और आने वाले समय में इसका बेहतर रिजल्ट सामने दिखाई देगा। जी। अ, जी जी। मैं इसमें एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, मगर उससे पहले माननीय चांद मोहम्मद जी से मैं पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जिसको अभी राष्ट्रपति के माध्यम से सिग्नेचर करके, मोहर लगा करके उसको पारित कर दिया गया है, क्या देखते हैं आप इससे? क्या दुष्परिणाम इसका होने वाला है? इससे क्या नुकसान हो सकता है? खासतौर से बीजेपी जो प्रोपोगेट करके वक्फ बोर्ड लाई, खासतौर से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाई, तो जी उसमें दो बातें बार बार जोर देकर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इससे महिलाओं का, यानी 2 महिलाओं को रखा जाएगा, यानी महिलाओं का प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ऐसा आरोप है, और पिछड़े मुसलमानों के साथ न्याय होगा। और ये दो बातें बार बार जोर देकर, चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे अमित शाह हो, और चाहे बीजेपी के अदर दूसरे लीडर्स हो, वो जोर देकर ये बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो एक्ट बना 1954, यानी 1954 का आप उठा के देखें, और 1995 का, 1995 का आप जो है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और कानून पर अगर नजर डालें, और सन 2000 में भी संशोधन हुआ, उस पर भी अगर नजर डालें, तो वक्फ बोर्ड में पहले से महिलाओं को रखने का प्रोविजन था, प्रावधान था, और महिलाओं की नुमाइंदगी अभी इनके संशोधन करके कि 2 महिला प्रतिनिधि होंगी, नुमाइंदगी करने के लिए होंगी, ऐसा नहीं था। 2008 में कर्नाटक में सीमा मोहसिन थी, जो वक्फ बोर्ड की सबसे पहले कहा जाए मेंबर थी। और अभी हालिया अगर बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की जो चेयरपर्सन है, यानी वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है, वो निसारा खातून है, और उसके पहले जैनब अख्तर और रजिया सुल्तान भी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन पंजाब रह चुकी है।
और अभी वर्तमान में सोफिया इकबाल, यास्मीन परवीन इसकी सदस्य हैं पंजाब वक्फ बोर्ड में। एक एक महिला नहीं है, तीन तीन जो है महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं। दूसरी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी महिलाएं मेंबर हैं। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर दरफ्सा अंगराबी आज वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। बंगाल और उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करें तो डॉक्टर सबीहा अहमद, तबस्सुम खान सुन्नी वक्फ बोर्ड में सदस्य हैं। बिहार में कहकशा परवीन है और पश्चिम बंगाल में समा परवीन है जो आईएएस हैं, पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड का हिस्सा है। केरल में रसिया इब्राहिम और वीएम रेहाना सदस्य हैं और दिल्ली में नईम फातिमा काजमी मौजूदा दिल्ली वक्फ बोर्ड की मेंबर है। तो आज जो बीजेपी कह रही है कि मुसलमान वक्फ बोर्ड में महिलाओं की नुमाइंदगी नहीं देते थे, जबकि 2008 से लगातार देश के अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड में महिलाओं की नुमाइंदगी है और मौजूदा जो वक्फ बोर्ड है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिलाएं जो है चेयरपर्सन तक हैं, चेयरमैन तक हैं। तो ये जो बात है वो पूरी तरह से झूठ है, बोगस है। अगर वाकई में बीजेपी महिलाओं के साथ न्याय करना चाहती है तो आपको याद होगा शायद 2023 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हुआ और पास होने के बाद बीजेपी की ही गवर्नमेंट रही 2024 में और अभी भी सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन बिल पास होने के बाद यानी कानूनी दर्जा हासिल करने के बाद जो गृह मंत्री अमित शाह है उसने कहा 2029 में से ये लागू करेंगे। यानी महिलाओं के अगर वो प्रतिनिधित्व के हितैषी होते, अगर वो हित चाहते, महिलाओं की भलाई चाहते तो 2023 में ही पास हुआ है महिला आरक्षण बिल। लेकिन पास होने के बाद भी आज तक बीजेपी गवर्नमेंट में है, केंद्र में है और भारत के अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो महिलाओं के आरक्षण को लागू नहीं किए। तो ये प्रोपोगंडा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसमें वक्फा यूजर को निकाल रहे हैं। वक्फा यूजर क्योंकि मुस्लिम ही वक्फ करता है और मुसलमानों की वक्फ की गई प्रॉपर्टी पे मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इबादत गाह है और कब्रिस्तान है। और वक्फ की प्रॉपर्टी जैसे 9,40,000 एकड़ की अगर बात करें, देश भर में 9.4 लाख हेक्टेयर की जमीनों की अगर बात करें तो उसमें आधी जमीनें कब्रिस्तान हैं। बार बार जो है किरण रिजिजू के द्वारा ये कहा गया कि इन संपत्तियों का हम जो है इसको जो है डेवलप करेंगे और डेवलप करेंगे तो जो इनकम आएगी मुसलमानों के वेलफेयर पे इस्तेमाल करेंगे। डेवलप करना मकसद नहीं है, वक्फा यूजर निकाल करके ये प्रॉपर्टी इस देश में अडानी, अंबानी और मित्रों के मित्र को सौंपने का जो है मामला है। क्योंकि फैजाबाद में, अयोध्या में जो राम राम और राम के भक्त होने का दावा करते हैं और वहां फैजाबाद में आर्मी की जो सेना की जमीनें हैं जिसको 16,000 एकड़ जमीनें गौतम अडानी और एक श्री श्री रविशंकर महाराज है और रामदेव को देने का काम किया गया। तो जब सेना की जमीनें कॉरपोरेटर यानी पूंजीपतियों को दे रहे हैं बड़े पैमाने पे तो इनकी नजर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। और अगर हम बात करते हैं तो वक्फ बाय यूजर को निकाल रहे हो तो आज अगर बात करें गुरुद्वारों के भी जो है अपने बोर्ड हैं, अपनी संस्थाएं हैं, अपना ट्रस्ट है और उसके यूजर अगर बात करें तो गुरुद्वारा बाय यूजर, सिख चर्च बाय यूजर, थाना यानी आदिवासियों में थाने होते हैं उसके जो यूजर जो है आदिवासी ही होते हैं। मठ बाय यूजर, जो मठ मंदिरों के यूजर हैं, क्या मुसलमान है कोई, क्रिश्चियन है, ईसाई को रखा, सिख को रखा, बुद्धिस्ट को रखा, नहीं रखा। मंदिर बाय यूजर, जो मंदिरें हैं क्या आज उनको यूज करने के लिए और उसमें क्या शामिल किसी मुस्लिम सदस्य को किया गया। तो ये रिलीजियस मामला है और फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के रीति रिवाज, परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है और उन मान्यताओं और परंपराओं को अमल में लाने का अधिकार है। इसके लिए वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। लेकिन वक्फ बाय यूजर खत्म करके ये वक्फ की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करेंगे और हस्तक्षेप करके उस संपत्ति को बेचने का काम करेंगे। क्योंकि मुस्लिम लॉ
जो है वक्फ ए धर्म से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ वक्फ करने के बाद जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ करने वाला आदमी पर भी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ वक्फा यूजर समाप्त करके और सारा अधिकार कलेक्ट्रेट के नियंत्रण में देकर, कलेक्टर के नियंत्रण में देकर ये बेचने का मामला है। तो ये जो मामला है वक्फा यूजर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, लैंड मोनोटाइज करेंगे, जैसा कि किरण रिजिजू बोल रहे थे, मोनोटाइज करने का जो मामला है, ऐसा बीजेपी के नेता लगातार बोल रहे हैं। तो मोनोटाइज करने का मतलब ही है बेचना। तो आज रेलवे बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टी को गौतम अडानी को बेचा, और सेना की जमीनों को अभी अयोध्या में जो राम भक्त बने, जो है घूम रहे हैं फर्जी राम भक्त, इन्होंने सेना की जमीनों को बेचने का काम किया गौतम अडानी, और जो है उनको देने का काम किया। और इस देश में खास तौर से जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, इमारतें हैं, जैसे लाल किला अभी गौतम अडानी के अंडर कंट्रोल में दिया संचालित करने के लिए। तो जो इस देश की तमाम ऐसी ऐतिहासिक विरासत और धरोहर है और उस पर इनकी नजर है, तो इससे बड़े पैमाने पे खासतौर से मुसलमानों के शरीयत पे, मजहब पे और उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर ये अटैक है, और जिसका पूरे देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और संगठन विरोध कर रहे हैं, और हम विरोध करते रहेंगे जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। तो इससे बड़े पैमाने पे नुकसान होने वाला है। इसलिए जो 9 अप्रैल का 2025 का जेल भरो आंदोलन हुआ, इसलिए बड़े पैमाने पे मुसलमानों का भी उसमें पार्टिसिपेंस रहा, और वो बात समझते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, अगर लाश बन गए हो तो कांधे का इंतजार, अगर लाश बन गए हो तो कांधे का इंतजार करो, अगर जिंदगी बची है तो हक हासिल करने के लिए मैदान में उतर पड़ो। उसका आज जीता जाता सबूत था भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी और मान्यवर वावन मेश्राम साहब के ऐलान पे देश के तमाम सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार और बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता आज जो जिंदा है इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो नाइंसाफी का निजाम भारत में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कायम किया है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का आज देश की सड़कों पे जो जेल भरो आंदोलन किया गया, वो इस बात का सबूत है। और ये आने वाले दिनों में बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव और आसार का संकेत दे रहा है। ये आने वाले भारत के सभी मूल निवासी बहुजनों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन। जी जी। राजा जी, आप सवाल करना चाहते हैं चौधरी विकास? तो हाँ, राजा चौधरी सर, आप एक दशक से पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ी जातियों का हक आरक्षण में नहीं दिया जा रहा है, 27% भी पूरा हक नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या हल है? आप लगातार इसका आंदोलन कर एक रहे बात हैं, अभी राजा अभी जी कुछ। मैं और कहना चाहूंगा, राजा जी इस पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, छूट गई थी मेरी बात। वो जी ये जी बात थी कि इस देश में पिछड़े मुसलमानों की बार बार बात कर रहे हैं। अगर पिछड़े मुसलमानों का बीजेपी अगर इतनी हितैषी है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इतनी हितैषी है, भाजपा हितैषी है, तो आर्टिकल 341 पे लगा हुआ जो मुसलमानों पर रिस्ट्रिक्शन है, ईसाइयों पर रिस्ट्रिक्शन है, उसे हटाए। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक देश एक कानून की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं, दूसरा जो है धर्म के आधार पे जो है एक बड़े पिछड़े वर्ग का जो समुदाय है भारत में मुसलमानों का, उस पर आर्टिकल 341 में मुसलमानों को और ईसाइयों को रिस्ट्रिक्शन लगा के उन्हें शासन प्रशासन और नौकरियों में जाने से रोकते हैं। और दूसरी चीज, पूरे देश में मंडल कमीशन में भारत की 90% जातियां, मुस्लिम जातियां ओबीसी में है, और मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये बात जो है सबमिट की, लेकिन आज अलग अलग स्टेट में गजट जारी करके उन मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा नहीं हासिल है। तो अगर नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है तो पिछड़े मुसलमानों के साथ न्याय करना चाहती है, तो पिछड़े मुसलमानों की और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराकर उन्हें उनके संख्या के अनुपात में अगर हिस्सा दें, तो हम इन्हें सही मायने में पिछड़े मुसलमानों का, और इस देश में जो एक बड़ी आबादी ओबीसी की है, ओबीसी वर्ग और समूह की है, समुदाय की है, उसके साथ सोशल जस्टिस होगा, समाजी न्याय होगा।
जी सर। चौधरी साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप एक दशक से पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी आपने बहुत काफी बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में किया, लगभग 31 राज्यों में हर जगह आपका आंदोलन ये हुआ। लेकिन आज तक भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। 27% भी पूरा आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इसका क्या हल है आगे? और क्या करना होगा? और आंदोलन करना होगा? क्या है इसका हल? नहीं, जू तो रेंग रही है, इसलिए तो जनगणना रोक कर रखा हुआ है। बिना जू जी रेंगे ही जनगणना रोक कर रखा हुआ है। 2011 से 2021 में जनगणना होनी थी। जी 2021 में कोविड का बहाना बनाकर जनगणना को रोका गया। 21 के बाद 22 चला गया, 22 के बाद 23 चला गया, 23 के बाद 24 चला गया और 24 के बाद 25 चल रहा है। और अभी तक केंद्र सरकार सेंसस करवाएगी, चलो ओबीसी की जनगणना नहीं करवाएगी मगर आम जनगणना करवाएगी, इसके लिए कोई खबर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आई। तो जनगणना को लगातार रोक कर रखा हुआ है। और ये रोकने के पीछे डर इस आंदोलन का है कि अगर वो जनगणना करेंगे और उसके साथ जाति जनगणना नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो और हर साल चुनाव है किसी न किसी स्टेट में, तो उनको इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो ये देश भर में, चूंकि वो तो लगातार नॉन इशू को इशू बनाने पर लगे रहते। अभी जो पार्लियामेंट सेशन गया तो वो सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने जो है वक्फ बिल लाया ताकि जो जाति जनगणना का मुद्दा है और ईवीएम का मुद्दा है इसको दबाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, पूरे देश भर में कैंपेन चला रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को दबाने में फेल हो जा रहे हैं। बल्कि समाज में ये मुद्दा धीरे ही सही लेकिन लोगों तक पहुंच रहा है और लोग अब इसके समर्थन में बहुत बड़े पैमाने पर खड़े आ रहे हैं। तो इसका डर सरकार चलाने वाले लोगों में है, इसलिए पूरी जनगणना रोक कर रखा हुआ है। तो आपका ये कहना कि जू नहीं रेंग रहा है, तो जू तो रेंग रहा है लेकिन अभी जू काट नहीं रहा है। तो काटने के लिए ताकत बढ़ाना पड़ेगा और उसके तो लिए हम आगे लोग लगे और आप हुए हैं। कोई आंदोलन करने जा रहे हैं? नहीं, अभी इसका जो अगला चरण है तो अगला चरण एक जुलाई को भारत बंद का है। अच्छा। तो अभी तो अगला चरण भारत बंद का है और भारत बंद की तैयारी आज से लोगों ने शुरू कर दिया है। तो देश भर में अभी जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं उन मुद्दों को और हमारे आंदोलनों को टीवी और अखबार वाले उसको दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिनको वो दबा रहे हैं उनको हम उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन इश्यूज हैं इस देश के उनको दबाने की कोशिश लगातार पूरा तंत्र मिलकर कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं देश में, बामसेफ क्या कर रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्या कर रहा है, हमसे जुड़े और जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं। वो जो इशूज है इस देश के उठको उसको उठाने का काम कर रहे हैं, उसको समाज में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और इस काम में हम बड़े पैमाने पर सफल हो रहे हैं। और वो आज का जो जेल भरो आंदोलन हुआ वो इस बात का सबूत है। और जो अगला भारत बंद होगा वो बहुत बड़ा भारत बंद होगा। तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को इस देश में जाति जनगणना करना पड़ेगा वरना सरकार चली जाएगी। इसलिए हमने नारा दिया है कि जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। तो अभी खाली करने की नौबत नहीं आई लेकिन हिल तो रही है, अभी जी हिल रही है। अभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो पिछले चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई है, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। जी जी। तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो लगातार इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा और ये आंदोलन जैसे जैसे मजबूत होगा तो लोगों को या तो हमारी बात माननी पड़ेगी और नहीं तो हमारे लोग उनको सरकार से हटा दें। जी सर, जैसे लगातार आप अगर बात करें बोध गया मुक्ति आंदोलन की, तो लगातार उसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 6 तारीख को आप लोगों ने नागपुर में बहुत विशाल रैली की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो क्या लगता है बोध गया मुक्ति आंदोलन ब्राह्मणों से वो मुक्त हो पाएगा? देखिए, वो बोध गया मुक्ति आंदोलन और जो वक्फ बिल का संशोधन है, कानून जो बन गया, तो एक ही जी जैसी बातें हैं।
जी ये बात क्या है कि हर जगह ब्राह्मण अपना कब्जा बना के रखना चाहते, अपने में वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते, सबसे लेना चाहते हैं और दूसरों में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये जो देश में स्थिति है, ये स्थिति अभी तक थी, इसलिए थी कि लोग जागरूक नहीं थे। अब लोग जागृत हुए हैं। जो बोध गया का मामला है वो एक दिन का मामला नहीं है वो, लेकिन पहले लोग जागृत नहीं थे, अब लोग जागृत हुए हैं। जब लोग जागृत हुए हैं अपने हक अधिकार के लिए, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। और हमने तो दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को पढ़ा है और देखा है कि जब देश की जनता सड़कों पर उतरती है तो उनके पास या तो जनता के सामने सरेंडर करने का ऑप्शन होता है, या तो भाग जाने का ऑप्शन होता है, या तो आत्महत्या करने का ऑप्शन होता है, या जनता उनकी हत्या कर देती है। ऐसा ही दुनिया भर में जो तानाशाह थे उन लोगों को देखा गया है। भारत में तो अभी कोई तानाशाह नहीं है उस मुकाबले के। भारत में तो अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अगर लोग अपने हक अधिकार के लिए जागृत हो जाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो मुक्त बोध गया क्या मुक्त करना है, सब कुछ मुक्त करना पड़ेगा। जो हम लोगों का है वो सब कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा, और किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम लोग ये करने वाले हैं। तो इसलिए लोगों को जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, इस आंदोलन को ताकत देने की जरूरत है, इस आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। आज देश में अगर कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी ताकत है, ब्राह्मणों की है, बीजेपी एक आज की तारीख में राष्ट्रव्यापी ताकत है, वो ब्राह्मणों की है, तो बहुजनों की कोई ताकत है तो वो जो हम लोग हैं यही ताकत है। जो अमन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, तो एक तीसरी ताकत भी राष्ट्रव्यापी ताकत है जो बहुजनों की ताकत है। अगर बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ लें और इस ताकत के साथ खड़े हो जाएं, इस ताकत को मजबूती देने का काम शुरू कर दें, और जैसा कि दे रहे हैं बड़े पैमाने पर, जैसे जैसे यह ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे जो 3.5% के लोग जहां जहां कब्जा किए हैं वो खुद ही कब्जा छोड़कर भाग जाए। तो इसलिए ये ताकत मजबूत करने की जरूरत है। सर, अगर आपने ताकत की बात बोले, आप लोगों के पास सामाजिक ताकत बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन राजनीतिक ताकत का कुछ दिखता नहीं है। समाज से ही राजनीति होती है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा वैसे वैसे राजनीति में परिवर्तन होगा। हम लोगों जी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, आज पूरे देश भर में जाति जनगणना का मुद्दा हर नेता को उठाना मजबूरी हो गई। और जी ऐसे ऐसे पार्टी के लोग उठा रहे हैं जिन पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद से लगातार जाति जनगणना को रोक कर रखा, ओबीसी के लिए कालेलकर कमीशन को कूड़ेदान में डाला, मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। ऐसे ऐसी पार्टी के लोग आज प्रमुखता में जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जो बातें हम समाज में स्थापित कर रहे हैं वो बातें दूसरे लोगों को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये बातें समाज के लोग चाहते हैं। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जब हम ये बातें समाज में बोल रहे हैं और समाज के लोग देख रहे हैं कि ये तो दूसरे लोग केवल हमारा सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं हमारे मुद्दों को, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं। जब उस पर कोई काम नहीं करते हैं तो क्यों ना जो लोग इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ ही इस मुद्दे पर खड़े हो जाया जाए। तो आने वाले समय में ये स्थिति आएगी कि देश में एक तीसरा पॉलिटिकल विकल्प भी मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, जैसा काशीराम साहब कहते थे कि एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, और दोनों मिलकर हम लोगों को डसने का काम कर रहे हैं। तो देश के लोगों को धीरे धीरे अब ये बातें भी समझ में आ रही है। तो देश में बहुजनों का एक तीसरा मजबूत विकल्प आने वाले समय में पॉलिटिकल क्षेत्र में भी खड़ा होगा। हम लोग ये समझते हैं कि समाज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो राजनीति है वो टॉप स्ट्रक्चर है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है समाज, उसमें जब परिवर्तन होगा तो जो राजनीति का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभी हम लोग बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मुद्दों के आधार पर लोगों को जागृत करने के काम में लगे हुए हैं, और एक आने वाले समय में इसका रिजल्ट राजनीति में भी आपको दिखाई दे।
एक बात अभी हम ये भी देख रहे हैं बड़े पैमाने पर कि जो आंदोलन चल रहे हैं संगठन के माध्यम से और बाकी जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो भी चल रहे हैं। इस बीच में वर्तमान की जो सरकार है उसके माध्यम से या फिर बाकी जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं ये लोग बीच बीच में जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगे फसाद या फिर जो झगड़े करवाते हैं, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इसका ये क्या कारण है? नहीं तो नहीं तो है क्या उनके पास? अगर आप उनसे बेरोजगारी पर बहस करना चाहो तो कर पाएंगे? उनसे अगर आप इस मुद्दे पर बहस करना चाहो, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, अभी मोदी का जो दोस्त है ट्रम्प, उसने टैरिफ लगा दिया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी से दोस्ती थी, मोदी को तो बख्श देना चाहिए था, दूसरे को लगाया लगाया, उससे अर्थव्यवस्था ढाम हो रही है। तो इस पर बहस कर सकते हैं, जाति जनगणना पर बहस कर सकते हैं, रिजर्वेशन पर बहस कर सकते हैं। और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा नहीं है, और अल्पसंख्य 3.5% लोग 80% जगह कब्जा किए हुए हैं, तो इस पर बहस हो सकती है। तो किस पर बहस होगी? अगर मुगलों पर बहस नहीं होगी तो इस बात पर बहस जरूर होगी कि आज भी समाज में छुआछूत है, आज भी मंदिरों में लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो ये व्यवस्था कौन बनाई, किन लोगों ने बनाया? तो इससे तो इनकी पोल खुलेगी। अगर सही बहस होगी तो इससे पोल खुलेगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे कि हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, किसानों की इनकम 2 गुना हो जाएगी, और 2 करोड़ रोजगार नौकरियां दिया जाएगा, और 15 लाख सबके खाते में काला धन वापस ला के दिया जाएगा, तो इसमें से कोई काम हुआ? जब कोई काम नहीं हुआ तो लोग जवाब मांगेंगे। लोग जवाब ना मांगे तो उसका रास्ता है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान की बहस टीवी पर करवाते रहो। इससे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर पोलराइज करना आसान हो जाता है। अच्छा, एक और खास बात है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सूट करता है। जैसे जब हिंदू मुसलमान होता है तो बीजेपी को फायदा होता है कि हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी पोलराइज होता है और बीजेपी के साथ चला जाता है। उसी प्रकार से मुसलमान पूरी तरीके से पोलराइज होता है और वो कांग्रेस के साथ चला जाता है। तो ये दोनों पार्टियां म्यूचुअल बेनिफिट के आधार पर हिंदू मुस्लिम मतलब कम्युनल और सेकुलर का जो आइडियोलॉजी है उसको चलाने का काम कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल बात है कि इस देश में कि अब मुगलों का राज तो है नहीं, तो आप मुगलों के बारे में चर्चा क्यों करवा रहे हैं? लेकिन मुगलों के पहले जो लोग आए, अंग्रेजों के पहले मुगल थे और मुगलों के पहले जो लोग आए, वो लोग तो आज भी देश की सत्ता पर काबिज हैं, देश के संसाधनों पर काबिज हैं, देश के सारे जो संस्थान है महत्वपूर्ण उस पर काबिज हैं। तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? उनकी बनाई जो जाति व्यवस्था है आज समाज में व्याप्त है, उनकी बनाई जो वर्ण व्यवस्था है वो आज समाज में व्याप्त है, उनका बनाया जो छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव है वो आज तक समाज में व्याप्त है। मुगलों का बनाया तो अभी कुछ नहीं है, केवल दीवारों के अलावा, पत्थरों के अलावा, और मुगलों को बनाया कोई कानून तो और समाज में उन व्याप्त दीवारों नहीं से है। सारा का उन सारा दीवारों से कानून एक बड़ी रिवेन्यू जनरेट होती है जो उन्होंने इमारतें बनाई, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, वो भारत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आज वो भी एक की जो इशू है, वो एक परियोजना इशू है कि वो इमारतों से रेवेन्यू आता है, वो एक मुद्दा है। मगर हमारा ये कहना है कि मुगलों का कोई कानून देश पर लागू नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों बिल्कुल ने जो व्यवस्था बनाई वो आज भी समाज व्यवस्था में स्थापित है, और उसकी वजह से देश का जो पिछड़ा तबका है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वो आज भी प्रताड़ित। बिल्कुल बिल्कुल। मुगलों ने जो बनाया वो वही यही है, उसका वो यूज कर रहे हैं, उसका सरकार यूज कर रही है, जो बनाया वो यही है। लेकिन इन्होंने जो बनाया, इन्होंने जो जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, छुआछूत बनाया, ऊंच नीच भेदभाव बनाया, तो इस पर क्या चर्चा कर सकते हैं? तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो हिंदू मुसलमान की चर्चा होनी चाहिए। अधिकारों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हिंदू मुसलमान की चर्चा होनी चाहिए। अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग बेरोजगार रहेंगे तो बेरोजगार रहेंगे तो अपने हक अधिकार की बात करें। तो हक अधिकार की बात ना हो तो इसके लिए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो सारे मुद्दे दब जाते हैं। तो ये जो बड़ा मुद्दा है कि ये जो मेन समस्या इस देश की है, उस मेन समस्या को दबा कर रखने का जो इस देश में ब्राह्मणों ने जो पैदा किया, ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था,
ये जो समस्या है इसको अगर दबा कर रखना है तो देश में हिंदू मुसलमान की समस्या पर लगातार चर्चा करवाना है और उसके आधार पर लोगों को गुमराह करके रखना है। तो ये देश में चल रहा और मुसलमानों को मुगलों के साथ में जोड़कर मुसलमानों को मुगलों के साथ में जोड़ करके और मुसलमानों को खलनायक दिखाने की जो कोशिश है, वो कोशिश के पीछे ब्राह्मणों का अपराध बोध है कि उन्होंने जो अपराध किया उसको कैसे दबाया। बिल्कुल जी तो सर, देखिए, लगातार हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, अभी आपने बताया कि लगातार जैसे हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं लोग, वो उसको लेके सड़कों पर आते हैं, दंगे करते हैं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं, वो उनके द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जाते हैं। पहले तो ये तय कर ले कि हिंदू है कौन इस देश में ना। जी। क्या ब्राह्मण हिंदू हैं? और अगर ब्राह्मण तो ब्राह्मण अपने आप को हिंदू हिंदू नहीं हैं, बोलता है। अगर ब्राह्मण हिंदू हैं तो रामायण महाभारत ब्राह्मणों ने लिखा, महाभारत ब्राह्मणों ने लिखा, गीता ब्राह्मणों ने लिखा, वेद ब्राह्मणों ने लिखा, पुराण ब्राह्मणों ने लिखा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जितने ग्रंथ हैं वो सब ब्राह्मणों ने लिखा। तो किसी में भी ब्राह्मणों ने हिंदू लिखा? तो नहीं। ब्राह्मणों के सामने तो पहले खुद को हिंदू साबित कर ले, बाद में राष्ट्र वाष्ट्र की बात तो बाद में करें, पहले खुद को हिंदू साबित कर ले। खुद का ठिकाना है नहीं और राष्ट्र की बात कर रहे। खुद का ठिकाना तो होना चाहिए ना, पहले खुद ब्राह्मण हिंदू हैं ये बात साबित करे ना ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के पास तो ये साबित करने के लिए कुछ है नहीं कि वो हिंदू है। वो तो एससी एसटी ओबीसी को मूर्ख बना करके लोकतंत्र में उनका वोट चाहिए, तो वोट कैसे मिलेगा? अगर ब्राह्मण को ये कहे कि ओबीसी भाइयों हमने आपको शूद्र बनाया, हमें वोट दे दो, तो लाठी निकाल कर दौड़ाएगा। शेड्यूल कास्ट को कहे तुमको अछूत बनाया, हमें वोट दे दो, वो भी लाठी निकाल कर दौड़ाएगा। आदिवासियों को कहे तुमको जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, हमें वोट दे दो, तो नहीं देगा, वो भी दौड़ाएगा। लेकिन लोकतंत्र में वोट मांगने के लिए तो जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? तो बोलने के लिए फिर ब्राह्मण हिंदू बन गए। जजिया कर क्यों नहीं दिया था ब्राह्मणों ने? अगर ब्राह्मण हिंदू थे तो ब्राह्मणों ने क्यों कहा कि हम हिंदू नहीं है और हम जजिया कर नहीं थे? दयानंद सरस्वती ने लिखा कि ये हम हिंदू नहीं है। दयानंद सरस्वती कहते थे हमारे हैं, हम हिंदू नहीं है। तो ब्राह्मण पहले हिंदू की परिभाषा जान तय कर ले, हिंदू कौन है ये तय कर ले, ये साबित कर ले कोई हिंदू है। वो हमको हिंदू कहते रहते हैं, वो खुद का ही ठिकाना नहीं। तो ये जो राष्ट्र वाष्ट्र बनाने की बात है, ये केवल ओबीसी एससी एसटी का ध्रुवीकरण करके वोट लेने की बात है। अगर मान लो हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर कौन सा राष्ट्र बनेगा? जैसे सभी धर्म जो है जिसको हिंदू धर्म ग्रंथ कहा जाता है, तो वो सभी जो धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के जिसको कहा जाता है, एक्चुअल में वो हिंदुओं के नहीं है क्योंकि कहीं हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मणों के हैं। क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की बात कही गई है और दूसरे लोगों को नीचे रखा गया है। तो अगर इसके आधार पर आप हिंदू का राष्ट्र बनाएंगे तो इसका मतलब ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र हो जाएगा, राष्ट्र के सारे नागरिक ब्राह्मणों के गुलाम हो जाएंगे। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, तो इससे तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नुकसान होगा, मगर इससे तो शेड्यूल कास्ट दोयम दर्जे का नागरिक बन जाएगा, शेड्यूल ट्राइब दोयम दर्जे का नागरिक बन जाएगा, ओबीसी दोयम दर्जे का नागरिक बन जाएगा। माइनॉरिटी की तो बात ही इसमें नहीं है। पहले जब ब्राह्मण व्यवस्था लागू होगी जिसको हिंदू के नाम पर लागू करना चाह रहे हैं, तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर जब ये सिस्टम बनेगा तो इसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ब्राह्मण लोग गुलाम बना ले। तो ये बात देश में लोग समझने लगे हैं, ये बात देश में लोग समझने लगे हैं। और उसका नतीजा ये रहा कि जब 2024 लोकसभा के पहले बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, तो लोगों ने समर्थन कम कर दिया उनका और इसलिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत 2024 के इलेक्शन में नहीं आया।
तो ऐसा नहीं है कि अब ये बातें लोग समझ नहीं रहे हैं और ये जो चाहेंगे कर ले, और हम लोग करने देंगे तब तो कर लेंगे। तो हम लोग किस लिए, हम लोग तो है ना रोकने के लिए। जी जी। आ, राजन, तुम्हारी तरफ से कोई सवाल है? हाँ सर, कि जिस तरह से हमारे गुजरात के अंदर ओबीसी की संख्या जनसंख्या ज्यादा है, तो और वो लोग हमारे ओबीसी के भाइयों को पद दे देते, सीएम बना देते, पार्लियामेंट में बना, पीएम, विधायक बना हाँ देते हैं सर। हाँ। तो सर वो लोगों को इस तरीके से पद का लालच दे दे के कि वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना हो, उसके लिए उनका प्रतिनिधित्व ले लेते हैं पहले हमारे से, और बाद में उनका जो हमारा प्रश्न है सर वो तो सुनते नहीं है सर वो लोग। नहीं तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उनको? अभी ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व क्यों देना पड़ रहा है? ठीक है, नॉमिनेटेड ही प्रतिनिधित्व देना पड़ रहा है, दिखावा करने के लिए ही प्रतिनिधित्व देना पड़ रहा है, मगर देना पड़ रहा है। क्यों क्योंकि देना सर पड़ पहले रहा है? पहले क्योंकि देखा जाए ओबीसी तो आता। समाज जागृत हो रहा है, और वो जागृत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो ओबीसी समाज के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, तो ओबीसी समाज के लोग इनको नकारा घोषित कर देंगे जिन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जैसे तरीके जैसे से जागृति माननीय बढ़ेगी। वामन मेश्राम साहब अभी ओबीसी की जाति आधारित गिनती को नेशनल लेवल का इश्यू बना रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब कि डर पैदा हो गया है कि अगर ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। यही कह रहे हैं कि अभी ओबीसी का चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन ओबीसी स्टेप बाय स्टेप जागृत हो रहा है, और जब जागृत हो जाएगा तो जिनका चेहरा दिखाकर ये वोट ले रहे हैं ओबीसी समाज उन चेहरों को नकारा घोषित कर देगा, और ये घोषित कर देगा कि ये ब्राह्मणों के गुलाम लोग हैं, हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो हमारे लिए लड़ने वाला ओबीसी है उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि सर आज जेल भरो आंदोलन था, उसके अंदर ओबीसी समाज ने ज्यादा भागीदारी दिखाई है गुजरात में से सर, और सारी उनकी ओर से महिलाओं ने ज्यादातर, और वो ओबीसी लोग के अपने लोग, 6-6 महीने की बेटी और बेटे को लेकर जेल भरो आंदोलन में चले गए, जेल में गए वो लोग आज। ओबीसी के लोग आने के लिए तैयार हैं, उनको समझाने के लिए लोगों को जाने की जरूरत है, और जैसे जैसे लोग जा रहे हैं वैसे वैसे वो समझ करके चीजों को आ रहे हैं। रास्ता तो मिलना चाहिए ना आदमी को कोई। अगर हमारे पास मीडिया होती तो ये रास्ता आसानी से लोगों तक पहुंच जाता, लेकिन मीडिया हमको नहीं दिखाता, तो इसलिए ये रास्ता आसानी से लोगों तक नहीं जाता, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं को ये रास्ता बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के घरों तक लेकर के स्वयं जाना पड़ता है। और जब हमारे कार्यकर्ता चाहे ओबीसी के घर जाएं, चाहे एससी के घर जाएं, चाहे एसटी के घर जाएं, और उनको अपनी बात समझाते हैं, तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, उसको समझ में आता कि यही सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि सही बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को जो अपना अभियान है, एक तो मौखिक मीडिया का जो अभियान है और जो सोशल मीडिया का अभियान है, इसको हम लोगों को ज्यादा तेजी से चलाना चाहिए, ताकि लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे और लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। जितना ज्यादा तेजी से हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे उतना ज्यादा तेजी से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और जितना तेजी से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा ताकत हमारी बनेगी। जितना हमारी ताकत बनेगी उतना हमारा दुश्मन कमजोर होगा। जितना लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे उतना वो कमजोर हो जाए। तो इस जी सर, पर वो लोग हमारे साथ ना जुड़े उसके लिए उन लोगों को पद देकर, पद का लालच देके उनकी तरफ कर रहे हैं सारे लोग। कितने परसेंट लोगों को पद दिया जा सकता है? समाज में कितने परसेंट लोगों को पद दिया जा सकता है? आधा परसेंट को भी नहीं दिया जा सकता। ओबीसी की तो बहुत बड़ी आबादी है, तो आधा परसेंट को भी नहीं दिया जा सकता। तो सारे को तो पद नहीं मिलेगा, जिसको पद मिलेगा वो पद की लालच में गुलामी करेगा, मगर पूरे समाज को पद कैसे मिलेगा? समाज को तो अपने हक अधिकार से मतलब है ना, उसको तो पद मिलेगा नहीं, पद चाहिए नहीं, उसको तो अपना हक अधिकार चाहिए। और वो हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई है, ये बात उसके तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो लोग, आम लोग आपके आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे आवाज पहुंच रही है लोग खड़े हो रहे हैं, जैसा कि आप ही कह रहे हैं गुजरात में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए।
तो शामिल होने के पीछे का कारण है कि आवाज जितना पहुंच रही है उतना शामिल हो रहे हैं। अगर ज्यादा शामिल करवाना है तो आवाज बड़े लेवल पर पहुंचानी पड़ेगी, और जब ज्यादा लोग हमारी बात बोलने वाले हो जाएंगे तो जो ये जिन लोगों का उपयोग ये लोग पद दे करके उनका चेहरा दिखा कर रहे हैं, समाज उनको घोषित कर देगा कि ये हमारे समाज के नकारे लोग हैं, जो ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। ये किसी काम के नहीं है, ये ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं और इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और ये आने वाले समय में होने वाला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में समाज जिनको ये पोजीशन दे रहे हैं उनको निगलेक्ट करने वाला, क्योंकि समाज समझ रहा है कि सही लड़ाई कौन लड़ रहा है और कौन हमारे नेताओं का यूज कर रहा है चेहरा दिखाकर। तो समझ में आ रहा है समाज। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डिबेट जो है बहुत अच्छा चल रहा है। आखिरी सवाल मेरा चांद मोहम्मद जी से है कि ये जो अभी आज का जो आंदोलन रहा, और इसमें तमाम जो संगठन थे, संगठन बड़े पैमाने पर शामिल रहे। जो बांसेप के जितने ऑफशूट विंग है, जो लड़ाकू संगठन है, सारे के सारे जो है मैदान में आज उतरे, और बड़े पैमाने पर सभी ने जो है राष्ट्रीय लेवल पर काफी अच्छा एक प्रदर्शन किया। सभी जेल भरो आंदोलन में काफी बढ़िया शामिल रहे। तो आगे के लिए क्या रणनीति होगी, और साथ ही साथ में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे चांद मोहम्मद जी? खासतौर से ये जो आंदोलन है इस बात का सबूत है कि लोग जिंदा हैं और जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और देश में इंसाफ कायम हो, मसावात कायम हो, इत्तेहाद कायम हो, भाईचारा कायम हो। इस सोच और फिक्र की एक बड़ी यूनाइट ताकत आज के तारीख में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के कैडर ने तैयार कर दिया है समाज में। इसलिए किसी शायर ने बखूब कहा है कि गर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज का ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन जो बहुजनों का जन सैलाब सड़कों पर उतरा, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का, और कहीं कहीं क्षत्रिय समाज के लोगों का भी बाड़मेर जैसे इलाकों में देखने को मिला, राजस्थान के इलाकों में। तो इस बात का ये सबूत है कि आने वाले दौर में और ये जो बड़ा जन सैलाब उतरा वो जिंदा है और किसी भी तरह की जुल्म और नाइंसाफी और तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस व्यवस्था को जड़ उखाड़ फेंकेगा। और आज का ये जो राष्ट्रव्यापी देश भरो जेल भरो आंदोलन कामयाब रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब को, कि जिन्होंने सतत समाज को जगाने, जोड़ने और संगठित करने का, आंदोलित करने का प्रयास किया। और उनके प्रयास का ये नतीजा निकला कि भारत के 33 राज्यों में और 667 जिलों में देशव्यापी जेल भरो आंदोलन कामयाब रहा और लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में डिटेन किया। तपती धूप में 40 डिग्री के टेम्परेचर में, कहीं 38 डिग्री, कहीं 46 डिग्री, राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में आज 46 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन हजारों की तादाद में बाड़मेर के इलाकों में सड़कों पर लोग उतर के अपने हक अधिकार के लिए, जेल में जाने के लिए मार्च पास्ट करते हुए नजर आए। तो इस बात का ये सबूत है कि आज इस संगठन ने, इस मोमेंट ने और फूले साहू अंबेडकर और माँ फातिमा शेख के विचारों ने आज जिंदा लोगों की एक जमात, एक संगठित शक्ति तैयार कर दी है वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए, जो लगातार समाज के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आगे आ रही है, लड़ाई लड़ रही है। और मैं देश भर के मुसलमानों को भी अपील करता हूं कि सभी मूल निवासी बहुजनों का, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जोड़ने का, और डीएनए के आधार पे जो नागवंशी मूल निवासी हैं उनका भारत का सबसे बड़ा एक कैडर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए बड़े पैमाने पे मुसलमानों को इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। तो इस मौके पर मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स और जो सोशल रिफॉर्मर हैं उन्हें आगे आकर मिलकर इस देश में जो नफरतवादी ताकतें हैं, आरएसएस जैसी
सोच और फिक्र के लोग और उनकी विचारधारा को काउंटर करने वाली जो आज विचारधारा है फूले साहू अम्बेडकर माँ फातिमा शेख का, उसको आधार बना के ऐसी नफरतवादी ताकतों को काउंटर करने की जरूरत है, और जो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे दिखाई देगा। जी। चौधरी विकास पटेल जी से भी मेरा ये आखिरी सवाल होगा कि आप ये जो सब आंदोलन जो हुआ है आज का, इस आंदोलन को लेकर के और आने वाला जो आंदोलन रहेगा उसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, चलो गांव की ओर अभियान हम लोगों का लगातार चल रहा है, तो उसको आने वाले समय में भी हम लोग जारी रखने वाले हैं। और अभी अगला जो भारत बंद होगा तो गांव गांव से लोग शामिल हो उसमें, इसके लिए पूरी तैयारी पूरे, तो बड़े पैमाने पर अभी चलो गांव की ओर अभियान पूरे देश भर में चलाया जाएगा और आंदोलन निर्माण समितियां गांव गांव में बूथ लेवल तक बनाई जाएंगी, ताकि इस आंदोलन को और ज्यादा धार दिया जा सके और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो इस दिशा में देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और जो हमारे शुभचिंतक हैं उन लोगों को इस दिशा में पूरे देश भर में कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन सफल होने के बाद जो भारत बंद करना है उसकी तैयारी के लिए गांव गांव में अभी बैठने की जरूरत नहीं है, निरंतरता में ही लगातार चलते रहने की जरूरत है और लगातार आंदोलन निर्माण समितियों को बनाने की जरूरत है और लगातार संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये निरंतरता में हम लोगों को लड़ना होगा, कोई गैप नहीं करना होगा। तो वो निरंतरता में इस तैयारी को हम लोग जारी रखें पूरे देश भर में, तो आने वाले समय में ये लड़ाई बहुत ज्यादा मजबूत होगी और इतना मजबूत होगी कि हम अपना हक अधिकार मांगने के बजाय छीनने लायक हो जाएंगे। क्योंकि जो लात के भूत है वो बात से नहीं मानते, तो लात मारने की ताकत कम से कम निर्माण करना होगा। लात मत मारो, मगर लात मारने की ताकत अगर निर्माण होगी तो फिर आप अपने हक अधिकार के लिए आवश्यकता पड़ी तो लात मार सकते हो, नहीं तो जब दूसरे लोग समझ जाएंगे कि लात मारने लायक ताकत इनकी निर्माण हो गई तो खुद ही हाथ जोड़कर छोड़ देंगे और आपको आपका हक अधिकार मिल जाएगा। तो इसके लिए लगातार जो चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर अभियान चल रहा है उसको बहुत ही मजबूती के साथ चलाना। जी जी जी। और तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जो साथी थे, जो हमारे MNTV के अलग अलग राज्यों से जो टीम के साथी जुड़े थे, साथ ही साथ में आज के इस जो राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन जो देश भर में हुआ, जहां पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी बड़े पैमाने पर इस जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए थे। साथ ही साथ में एक अच्छा प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिला है। जो ये आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन माननीय वामन मेश्राम जी और चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन हुआ, तो हमारे साथ में बहुत महत्वपूर्ण समय देने के लिए माननीय चौधरी विकास पटेल जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, साथ ही साथ में चांद मोहम्मद जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के। आप दोनों साथियों ने हमें महत्वपूर्ण अपना समय दिया। और साथ ही साथ में हमारे जो गुजरात राज्य के MNTV के प्रभारी हैं, उन्होंने, साथ ही साथ में राजा चौरे जी हैं, जो कि नेशनल लेवल पर MNTV का काम देखते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। इस डिबेट को हम यही समाप्त करते हैं। और जय मुन्निवास।